प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। राज ज्ञानशाला चैनल पर आपका स्वागत है। ऑनलाइन पढ़ाई की इस कड़ी में आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से 9 पाठ पूर्व में पढ़ चुके हैं और आज का पाठ है 10वां पाठ, कामचोर कहानी है। कामचोर कहानी है, इसकी लेखिका हैं इस्मत चुगताई। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं। आइए कहानी शुरू करने से पहले हम कुछ कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं, जिससे कि कहानी के मध्य में हमें कठिनता महसूस ना हो। शब्दार्थ। दबेल, दबेल होता है दब्बू, जिसको दबाया जा सके। घमासान, घोर या भयानक। फरमान होती है राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। तनख्वाह है वेतन या पगार। फरसी, फर्श पर बिछी हुई। हवाला, उल्लेख करना, उद्धरण देना। धुआंधार, ताबड़तोड़। कुमुक, कुमुक होती है फौजी टुकड़ी। धींगा मुश्ती, धक्का मुक्की करना, लड़ना भिड़ना, शरारत करना। दड़बा होता है मुर्गियों के रहने की जगह। मोरी, नाली या गंदे पानी की नाली। बेनकेल, बिना नकेल के। पशुओं की नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी के बिना। दालान होता है बरामदा। तरकारी, सब्जी। मातम होता है शोक मनाना। बटालियन, पलटन होती है फौजी टुकड़ी। कोर्ट मार्शल होता है फौजी अदालत में सज़ा सुनाने की तरह कोर्ट मार्शल। लथपथ होता है सना हुआ तर-रफ्तार। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे जो हमने देखे। कामचोर कहानी ये बच्चों पर आधारित है। कुछ बच्चे हैं जो काम से जी चुराते हैं। काम की चोरी करने वाले व्यक्ति को कामचोर कहा गया है। आइए कहानी की हम शुरुआत करते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसीलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं। किसी के दबेल होना, किसी के काबू होने वाले, कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। राजा की सी आज्ञाएं, एकदम शहंशाही आज्ञाएं जारी हो रही हैं अम्मा जी के द्वारा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। हैं, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, काम में जुट गए सारे बच्चे। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। फर्शी जो फर्श है, दरी जो दरी फर्श है,
उसमें सभी बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लड़कियां लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। डंडों से लकड़ियों से दरी को पीटने लगे। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। दम भर गया सबका। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। अर्थात एक ही झाड़ू पर सब बच्चे टूट पड़े और झाड़ू का सर्वनाश कर डाला। जितनी सीखें जिसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें। अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अगला काम उन्हें पेड़ों में पानी का मिला। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी नहीं मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुस्सम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की सेना भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। सारे बच्चे भाग गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए हैं कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं। न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे मुर्गियों का जो स्थान है वहाँ पर वो चल पड़े। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। 2 मुर्गियां जो हैं खीर के प्यालों पर जा पड़ी। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुँह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बिना नकेल वाला ऊँट बनकर के चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दबड़े में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो
भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, उलाड़ती हुई, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी भुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों, क्योंकि भेड़ के पास ऊन होता है। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। सब्जी सारी भेड़ें खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, आगे पीछे के पैर बांध दिए जाएं और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। चित्र में देख सकते हो आप किस तरह से बच्चों ने मस्ती की है। कोशिश बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे गए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वे पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए
और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके, लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इस तरह के नादान बच्चे थे। इस्मत चुगताई जी ने ये कहानी लिखी थी, जो हास्य व्यंग से पूर्ण थी और इसमें बच्चों को सही कार्य योजना बना करके काम करने सिखाया जाना और बच्चों के द्वारा कामों को बिगाड़ना प्रमुख रूप से दर्शाया गया था। आगे प्रश्न अभ्यास हैं। कहानी में पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है। यहाँ पर मोटे मोटे नौकरों के बारे में कहा गया है। आइए लिखित में हम इन प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है। जवाब है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं उन बच्चों के लिए कहा गया है जो कुछ भी काम नहीं करते थे और आलसी तथा कामचोर हो गए। ऐसा इसलिए कहा गया है कि वे काम को हाथ लगाना तो दूर उठकर पानी भी नहीं पीते थे। उनका हर काम नौकरों के भरोसे था, स्वयं कोई काम नहीं करना चाहते, बस खा खा कर मोटे हो रहे थे। तो वो जो कामचोर बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर मोटे मोटे जो विशेषण है वो आया है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। उत्तर है, बच्चे यूं तो कोई काम करना ही नहीं चाहते थे, पर तनख्वाह के लालच में उन्होंने काम करने की जगह इतना सामान और काम फैला दिया कि ऐसा लगने लगा जैसे तूफान आ गया था। उनके उधम मचाने से घर की निम्नलिखित दशा हुई। पहला जवाब है, घर में धूल और कीचड़ चारों ओर फैल गया। झाड़ टूट चुकी थी और केवल उसकी सीकें बची थी। जो झाड़ू थी वो टूट चुकी थी, उसकी केवल सीकें ही बची थी। घर के बर्तन भगोने, बाल्टी, तसले, लोटे, कटोरे सब इधर उधर फैले थे। घर में भेड़ें और मुर्गियां इधर उधर घूम रही थी। दाल, चादर, दुपट्टे, दूध, झाड़ू, सब्जियां आदि का नुकसान हुआ था। तो ये सारा उन बच्चों के कारण हुआ था। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही घर रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। उत्तर है, या तो मुझे रख लो या बच्चा राज कायम कर लो। यह बात अम्मा ने उस समय कही जब बच्चों ने तनख्वाह के लालच में काम करने की ठान ली, पर उन्होंने काम के नाम पर इतनी अव्यवस्था फैला दी कि ऐसा लगने लगा जैसे घर में तूफान आ गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि अम्मा ने कह दिया कि या तो बच्चे काम कर लें या उन्हें काम करने दिया जाए। दूसरा, वे अपने मायके आगरा जाने की धमकी देने लगी और अब्बा ने उन बच्चों को पुनः किसी काम को हाथ में लगाने की चेतावनी दे दी थी। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। चौथा प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। उत्तर है, कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि बच्चों को पूरी तरह नौकरों के भरोसे न छोड़ें। बच्चों को बचपन से ही छोटे छोटे काम करने को प्रेरित करना चाहिए। उन्हें काम तथा श्रम का महत्ता बतानी चाहिए। काम में उनकी रुचि पैदा की जानी चाहिए ताकि बच्चे कामचोर, आलसी एवं माँ बाप के लिए बोझ ना बने। आइए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे
कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। उत्तर है, कहानी के अंत में बच्चों ने काम न करने का जो निर्णय लिया उसे किसी दशा में उचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसा करने से वे कोई काम नहीं सीख पाएंगे। वे उनमें आलस्य, कामचोरी तथा निकम्मेपन की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। ऐसे में एक दिन माँ बाप, परिवार, समाज और देश पर बोझ बन जाएंगे। उन्हें कोई देखना भी नहीं चाहेगा। तो ये निर्णय जो था अंत में उन्होंने लिया काम न करने का, ये अनुचित निर्णय था, ठीक नहीं था। आगे कहानी से आगे के प्रश्न हैं, इन्हें भी करेंगे। कहानी से आगे पहला प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? उत्तर है, घर के सामान्य कामकाज हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार किया गया काम सही और सुचारू ढंग से पूरा होता है। घर के सदस्यों के बीच किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं रह जाता कि वह व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो मैं ही क्यों करूं। अगला है, घर के व्यक्तियों को काम करता देख छोटे बच्चों में भी काम करने की आदत स्वयमेव विकसित हो जाती है। वे काम चोरी का, आलस्यपने की प्रवृत्ति से बच जाते हैं। अगला है, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है तथा घर का वातावरण भी सुखद बन जाता है। तो बच्चों को ज़रूर काम करना चाहिए, काम चोरी नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। जवाब है, भरा पूरा परिवार निम्नलिखित स्थितियों में सुखद बन सकता है। घर का प्रत्येक सदस्य बिना बोझ समझे मन लगाकर काम करे, काम को पूरी तरह निष्ठा तथा ईमानदारी से करे। यदि उसका काम अन्य सदस्यों से अधिक है तो उसकी तुलना कम काम करने वाले व्यक्ति से बिल्कुल भी न करे। इसके अलावा कामचोर कहानी के आधार पर यह भी कह सकते हैं कि बच्चों में शुरू से ही काम करने की आदत पैदा करनी चाहिए, अन्यथा उन पर अचानक जिम्मेदारी डालने से वे काम को सही तरीके से नहीं करेंगे। उनको शुरू से ही अपने साथ काम पर लगाकर घर को सुखद बनाया जा सकता है। भरा पूरा परिवार दुखद तब बन सकता है जब घर के सदस्य कार्य करने में आनाकानी करें, वे काम से जी चुराएं, प्रलोभन आदि के बल पर काम कराना भी चाहें तो वे काम को गलत ढंग से करने का प्रचार करते हुए काम को और ख़राब कर दें। अपना काम भी न करते हुए हर काम के लिए नौकरों पर निर्भर रहने से घर जो है दुखद बन जाता है। तो यथासंभव अपना काम स्वयं करना चाहिए। काम करना भी एक बहुत अच्छा संस्कार हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार मतलब बोझ? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। कामचोर कहानी के आधार पर पता चलता है कि बड़े होते बच्चे माता पिता के काम में सहयोगी बन सकते हैं यदि वे स्वेच्छा से अनेक कार्यों में हाथ बटाएं, अपने हिस्से के काम के प्रति उत्तरदायी हों तथा काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। बड़े होते बच्चे माता पिता पर भार तब हो सकते हैं जब वे प्रत्येक काम के लिए माँ बाप पर निर्भर रहें। कामचोर कहानी में बच्चे हिलकर अपने आप पानी भी नहीं पीते थे। वे प्रत्येक काम के लिए नौकरों पर निर्भर थे। वे आलसी तथा निकम्मे बन गए थे। उनमें बचपन से काम करने की आदत नहीं डाली गई। वे खा खा कर मोटे हो गए थे और परिवार के लिए भी भार बन गए थे। परिवार के लिए भी वो बोझ के समान थे। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की?
इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं। एकल परिवार कैसा होता है और संयुक्त परिवार कैसा होता है, इस अंतर को हम जानेंगे। आइए, उत्तर है कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। बच्चों ने जब तनख्वाह के लालच में काम को हाथ लगाया तो उनके द्वारा अव्यवस्थित तरीके से किए गए कार्यों से माता पिता के अलावा हज्जन माँ, बानी दीदी, मौसी, बड़ी दीदी, मुगलानी बुआ, चाची जी भी किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए। इससे पता लगता है कि ये लोग भी परिवार में साथ साथ ही रहते थे, जो संयुक्त परिवार की पहचान है। जब बहुत सारे चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी एक परिवार में रहते हैं तो वो संयुक्त परिवार होता है। इस तरह के दोनों परिवारों में निम्नलिखित अंतर होते हैं। एकल परिवार में बच्चों के साथ उनके माता पिता ही रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता के अलावा चाचा चाची, दादा दादी, बुआ मौसी तथा उनके बच्चे भी साथ रहते हैं। ख है, आजकल की व्यस्त दिनचर्या में बच्चों को एकल परिवार में माता पिता का प्यार कम मिल पाता है, जबकि संयुक्त परिवार में घर के अन्य सदस्य यह कमी पूरी कर देते हैं। आगे ग है, एकल परिवार में माता पिता के काम पर चले जाने पर बच्चे अकेले रह जाते हैं तथा स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में वे अकेले नहीं रहते हैं। अगला घ है, एकल परिवार के बच्चों में समाजीकरण नहीं हो पाता है, जबकि संयुक्त परिवार में बच्चे अन्य सदस्यों के बीच इसे सीख जाते हैं तथा वे दादी नानी द्वारा सुनाई कहानियों की सीख ग्रहण कर बहुत ही अच्छे नागरिक बनते हैं। तो संयुक्त परिवार की अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता है। आइए आगे चलते हैं। अनुमान और कल्पना के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। जवाब है, घरेलू नौकरों को हटाने की बात निम्नलिखित परिस्थितियों में उठ सकती है, जैसे जब नौकर काम को निष्ठापूर्वक न करे तथा काम चोरी करे तो हम सोच सकते हैं कि नौकर को हटा दिया जाए। जब नौकरों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाती है तब भी ये नौबत आ जाती है। ग है, घर की आय में अचानक कमी आ जाए, इनकम कम हो जाए तथा यह कमी दीर्घकाल तक बनी रहने की संभावना हो। जिस तरह से अब कोरोना काल में हुआ क्या है, अचानक आय में कमी आई है और ये जो महामारी है दीर्घकाल तक बनी रहने की संभावना है, तो बहुत सारे जो नौकर हैं अपने अपने मूल स्थानों को चले गए हैं। आगे घ है, घर के सभी सदस्य अपने कार्यों को जिम्मेदारी से करने लगें तथा बड़ों के काम में भी हाथ बटाने लगें, तब भी ऐसी नौबत आती है। और ग है, नौकर बार बार छुट्टी पर जाने लगे तथा वेतन बढ़ाने की मांग करने लगे तो भी नौकरों को निकालने की बात उठती है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? जवाब है, मेरे अनुमान से समृद्ध परिवार के बच्चों की आदत इसलिए बिगड़ी होगी क्योंकि समय अभाव के कारण माता पिता उनका काम स्वयं न कर पाते होंगे तथा बच्चे नौकरों के भरोसे छोड़ दिए जाते होंगे। दूसरा कारण है, बच्चों को शुभ का महत्व न बताया गया हो, इससे वे शारीरिक श्रम को कमतर समझते रहें। वे सोचते होंगे कि समृद्ध परिवार में काम करना उनकी शान के खिलाफ होगा और माता पिता द्वारा बचपन से ही उनमें काम करने की आदत न डाली गई होगी, ऐसा इसलिए हुआ। आगे चलते हैं। उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए मैं निम्नलिखित सुझाव दूंगा। पहला, उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए प्रेरित किया जाए तथा उनके साथ स्वयं भी काम किया जाए ताकि वे बड़ों को काम करते हुए देखकर प्रेरित हों। दूसरी बात है, उन्हें शारीरिक श्रम की महत्ता तथा स्वास्थ्य, परिवार तथा समाज के लिए ये कितना उपयोगी है, इसे समझाऊंगा या समझाया जाए।
उन्हें प्रेरक प्रसंग, महापुरुषों की जीवनियाँ तथा पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से कार्य की महत्ता समझाई जाए। तब ये संभव होगा, उनकी दिनचर्या में, जीवन शैली में जरूर बदलाव आए। तीसरा प्रश्न है, किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उनके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। उत्तर है, छात्र महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ सकते हैं, उनकी सुव्यवस्थित कार्यशैली के बारे में समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अनेक महापुरुष हुए हैं, महात्मा गांधी हैं, विवेकानंद हैं, नेहरू जी हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनकी जीवनी पढ़ करके और उनके बारे में अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। भाषा की बात और है, इसे भी हम करते हैं। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े, धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली, धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द लिखिए। प्र, आ, भर, बद। आइए इनसे हम इन उपसर्गों के प्रयोग से शब्द बनाते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग युक्त शब्द। प्र उपसर्ग से प्र प्लस वचन प्रवचन, प्रवीण, प्रयोग, प्रदीप, प्रभाव, प्रचार, प्रचलन, प्रस्थान इत्यादि। आ से आगत, आमरण, आजन्म, आजीवन, आदान, आयात इत्यादि। भर से है भरपूर, भरपेट, भरसक, भरपाई इत्यादि। बद से है बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदतमीज़, बदतर, बदरंग, बदचलन इत्यादि। इस तरह से उपसर्गों के प्रयोग से भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। यहाँ अपना जो ये अध्याय है, कहानी थी कामचोर, ये अध्याय यहीं पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद।